एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो आरटीआई एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम पे बेस्ड है। 2017 में ये केस स्टडी पूछा जा चुका है, तो हम इसी केस स्टडीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। केस स्टडी देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, जैसा कि हम जनरली सारे केस स्टडीज़ की अंडरस्टैंडिंग में करते हैं। सबसे पहले केस पढ़ते हैं, और जब हम किसी भी केस को पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन इसमें किन किन को इस केस स्टडी से फ़र्क पड़ रहा है ना। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम उस केस को अच्छे से सॉल्व कर सकें, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान रखना है कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। दूसरा हमारा होता है कि एथिकल डिलेमा क्या क्या है इसमें ना। एथिकल डिलेमा के अंदर आपको देखना है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, कहाँ पे एथिकल डिलेमा आ रहा है। क्या आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या आपके पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ पे आपको एथिकल डिलेमा, कहाँ पे आपको एथिकल इशू फेस हो रहा है। और फिर जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले कि हम लोग हिट करेंगे ऑन द सेंटर, ऑन द कोर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, केस किस बारे में बोल रहा है। और दूसरा कि प्रॉब्लम जो अराइज हुई है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम ऐसी अराइज हुई हो सकता है कि सेम सिचुएशन की वजह से काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो हमको पूरा पेरीफेरियल व्यू देखना है, 360 डिग्री व्यू देखना है कि ये ऐसी सिचुएशन वापस अराइज ना हो। तो हमें बड़े मुद्दे पे, बोलते हैं ना कि आप माइक्रो लेंस से देखो, मैक्रो लेंस से देखो, तो हमें माइक्रो लेंस के साथ में जो हमारा एक्चुअल मुद्दा सॉल्व करे, उसके साथ ही हमें बड़े तरीके से देखना है इसको। एक बर्ड आई व्यू जिसे हम बोलते हैं, आपको बर्ड आई व्यू लेना है और उसके साथ केस को सॉल्व करना है। लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चन। यू आर अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो अंडर दी आरटीआई, किसी गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि आरटीआई एक 2005 जो आया था, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपको ये पता ही है, हमने यूपीएससी में पढ़ा है कि आरटीआई एक 2005 क्या है। मेन एम इसका टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस था। नाउ इस एक्ट का फंक्शन क्या है, देखो ये अभी थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये एक्ट क्या है, कि एज ए चेक ऑन दी आर्बिट्ररी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड एक्शन। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी लिया तो देखो, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है या गवर्नमेंट का कोई प्रोसीजर होता है, तो वो सारा का सारा इस एक्ट के अंतर्गत आप अपनी एप्लीकेशन डाल के पूछ सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग हैं, इसका क्या डेटा है, इसको कैसे प्रोसेस करा है, इसका क्या स्टेटस है। तो ये क्या करता है कि गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। तो इसी फंक्शन को चेक करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर और एक्शन, कि जो काम उनको करना चाहिए था, क्या वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को चेक रखने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व करा है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि भाई आरटीआई एक्ट क्या था और एज ए पीआईओ आपकी ड्यूटी क्या है। एज ए पीआईओ आपकी ड्यूटी क्या है कि जो आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं उनको आपको ठीक से देखना है, क्योंकि आरटीआई क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लेके आ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के बिहेवियर और एक्शंस पे वॉच रख रहा है। लेकिन हाउएवर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में, अब क्या पूछ रहा है कि एज पीआईओ, एज ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपने क्या ऑब्जर्व करा कि देर आर सम सिटीजन्स, कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जिन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करा है, ठीक है, लेकिन नॉट फॉर देमसेल्फ, अपने खुद के लिए नहीं फाइल करा है उन्होंने, बट ऑन द बिहाफ, किसके बिहाफ पे करा है, सच स्टेक होल्डर्स हु पर्पजली वॉन्ट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू फर्दर देयर ओन इंटरेस्ट। कुछ एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लोगों को उकसाया है या कुछ लोगों को पैसे देके या किसी भी तरीके से आरटीआई की एप्लीकेशन डलवाई है,
ताकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवा सकें गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट के काम करने में किसी भी तरीके की रुकावट या बाधा डाल सके। तो एट द सेम टाइम ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं हु रूटीनली फाइल आरटीआई एप्लीकेशंस, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बाकी नॉर्मल लोगों से आरटीआई फिल करवा रहे हैं, वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, क्या कर रहे हैं कि ये आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके बाद में मतलब इनको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी वजह से वो लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ये मनी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डिसीजन मेकर। इनको अगर किसी भी तरीके की ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये जैसे कि ये धमकी देते हैं कि आपके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर हम इसे पब्लिक में लेके आ जाएंगे तो आपका काम रुक जाएगा या जो आपका किसी भी तरह का प्रोफेशनल या पर्सनल नुकसान हो जाएगा, तो उन लोगों को ये पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह के जो आरटीआई एक्टिविज्म है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग को काफ़ी तरीके से इफ़ेक्ट करा है, एडवर्सली इफ़ेक्ट करा है बुरी तरीके से, क्योंकि ये बाकी लोगों के थ्रू अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ करते हैं पैसे ऐंठने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या इशू हो रहा है कि एक तो जो फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसमें क्या इशू होगा, एक बार सोच के देखो कि आप पीआईओ ऑफिसर हो, आपको इस पूरे में यही सोचना है कि आप पीआईओ ऑफिसर हो ना। आप जब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हो तो आपको क्या करना है कि यार जो आरटीआई एप्लीकेशंस आएंगी आपको ये मेक श्योर करना है कि उनके सबके आंसर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनके सबके आंसर्स जानने चाहिए। लेकिन इसके साथ ही में एज एन ऑफिसर, एज एन सिविल सर्वेंट आपका ड्यूटी ये भी बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्य प्रणाली है उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जो एप्लीकेशन जेन्युइन है, मतलब जिनको वाकई में ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। दो रीज़न हो सकते हैं इसके कि एक तो या तो जो आदमी सच्चा इंसान है जिसने आरटीआई एप्लीकेशन वाकई में किसी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन के लिए भरी है, लेकिन वो क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क के जरिए में आ जाएगा, वो शक के जरिए में आ जाएगा कि अच्छा हो सकता है कि इसने भी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट के थ्रू भरा होगा। और दूसरा, ऐसी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आती है तो जो जेन्युइन एप्लीकेशंस होती हैं उनके रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है, तो उनका जस्टिस और डिले हो जाता है, तो नुकसान हो गया यहाँ पे। तो पूरा केस ये है, केस समझ आया आपको? आप पीआई हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, आपको आरटीआई का केस देखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरटीआई की फेक एप्लीकेशंस भिजवा रहे हैं, फेक नहीं बोल सकते, मतलब ये है कि खुद दूसरों के जरिए एप्लीकेशंस भिजवा रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके ताकि लोगों को ब्लैकमेल कर सके। तो ये पूरी की पूरी गलत चीज़ है। लेकिन रूल के अंडर, आरटीआई एक्ट के अंदर क्या रूल है कि अगर आपके पास कोई आरटीआई एप्लीकेशन आती है तो आपको यू मस्ट रिप्लाई टू दैट। अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो आपको इसका फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लाई तो आपको करना पड़ेगा। और ये लोग ब्लैकमेल करना ऐसे छोड़ेंगे नहीं, आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछे वो आपको देनी पड़ेगी। तो अब आपको एज ए पीआईओ ऐसा तरीका निकालना है कि ये लोग रुक जाएं यहाँ पे, ये ब्लैकमेल करने वाले ये एक जो स्टेक होल्डर है, ये एक जो ग्रुप ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट है या जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ब्लैकमेलिंग के लिए आरटीआई इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, उनको बंद करा जाए, उनको रोका जाए। और ये जो ऐसी फेक एप्लीकेशंस आती हैं इनको अलग करा जाए ताकि जिनको वाकई में इन्फॉर्मेशन चाहिए उनकी इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपको, क्योंकि मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि मेन पॉइंट ये है, इसको हिट करना है कि हमें कैसे फेक वर्सेस रियल एप्लीकेशंस में डिफ्रेंशिएट करना है ताकि ये जो पूरा यहाँ पे एक केस चल रहा है ये बंद हो जाए। और दूसरा क्या होगा कि इस तरीके कोई भी चीज़ आगे नहीं होनी चाहिए, तो आपको कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका निकालना है ताकि आप बाकी जो आरटीआई ऑफिसेज हैं उनके लिए भी एक मिसाल बन के आगे आ सके। तो हमको पूरा केस देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस इज़ हैपनिंग। तो इस केस के अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी। आप ये क्वेश्चन करोगे कि भाई ऐसा गवर्नमेंट में कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम मतलब निकलवा नहीं सकते और एडमिनिस्ट्रेशन की नाक कट जाएगी, या फिर उसकी वजह से जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो, हर सिस्टम के अंदर कुछ मतलब प्लसेस एंड माइनसेस होते हैं, दैट इज़ ट्रू। सो हमको उस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है कि डिसीजन मेकर को ब्लैकमेल होना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी, हमें गवर्नेंस को भी सुधारना है। तो हम बड़े इशू पे भी देखेंगे, बर्ड आई व्यू पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसा मेजर सजेस्ट करना है
कि जो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन, ऐसे लोग जिनको वाकई में आरटीआई एप्लीकेशन चाहिए और ऐसे लोग जो सिर्फ किसी दूसरे के जरिए भेज रहे हैं फेक एप्लीकेशन से, इन दोनों में सेपरेट कर सको। तो आपको ऐसे मेजर करने और उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको सजेस्ट करने। तो देखो इस क्वेश्चन में सीधा पूछा है, इन्होंने खुद ने बोला है कि आपको मेरिट और डीमेरिट सजेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, सजेशंस लिखोगे कि मेरा पहला सजेशन है ये कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, देन हम इसका मेरिट एंड डीमेरिट लिखेंगे। सिमिलरली जितने भी सजेशंस आपको मिलते हैं 2, 3, 4, उनके सजेशंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों हम यहाँ पे लिख के इनमें से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा, जो हमारा बेस्ट मेजर होगा, उसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि ये वाला स्टेप हम लेंगे। तो ये हमारा पूरा अप्रोच रहेगा। तो ओवर द ईयर आरटीआई देखो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आरटीआई ना काफ़ी मतलब गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट को काफ़ी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल लेके आया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। और क्योंकि इसमें क्या है कि सिटीजन्स को सीधा एक ऐसा तरीका मिल गया है कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं और गवर्नमेंट को आंसर करना ही पड़ेगा, दे हैव टू आंसर इट। तो ऐसे काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर आरटीआई एप्लीकेंट्स जो होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली है, जिसकी वजह से काफ़ी जो स्कैम्स हुए थे वो भी नज़र में आ गए थे। लेकिन इसके साथ ही में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हरास करते हैं और सीधा उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ऐसे फॉलोइंग मेजर्स ले सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा कि जो आरटीआई एप्लीकेशन, जिसने एप्लीकेशन डाली है, आपको अभी शक है, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपको अभी शक है कि जिसने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है वो किसी दूसरे के लिए डाल रहा है और वो उसको गलत काम के लिए यूज़ करेगा। आपको इस चीज़ का शक है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन आप पूछोगे उनसे, आप यू विल जस्ट आस्क हिम, मेंशन कि आपको क्यों चाहिए, जिस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या कनेक्शन क्या है आपका क्या इंटरेस्ट है उस कंसर्न डिपार्टमेंट में, क्या आप किसी केस पे काम कर रहे हो, क्या आपका कोई केस फंसा हुआ है, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, हम उनसे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट दिस इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में जो एप्लीकेंट होंगे उनको स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि वो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक पर्पस के लिए चाहिए या प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए चाहिए। तो ये हम उनको ऑप्शन दे देंगे आरटीआई एक्टिविस्ट को। तो इसमें सबसे अच्छी बात तो क्या होगी कि सबसे पहली बात तो है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उस इंसान को जो आरटीआई का मिसयूज़ करता है और उसका गलत काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि 2 केस होंगे, एक तो जो लोग अगर मान लो फेक एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो डर जाएंगे खुद ही, ठीक है, और दूसरा ये हो सकता है कि वो रीजंस जो देंगे वो रीजंस खुद ही हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करवा देंगे कि ये फेक एप्लीकेशन है। तो अच्छा खासा मेरिट है इसका। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है कि यार पूरे प्रोसेस को इतना कम्बरसम बना देगा कि जो जेन्युइन एप्लीकेंट है ना वो भी डर जाएगा, वो भी एप्लीकेशन नहीं फाइल करेगा। तो आरटीआई का जो रियल पर्पज़ है वो ही ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमें इतना सही नहीं लग रहा है। और दूसरा, आरटीआई के एक्ट के अंदर इस तरह का कोई रूल नहीं दिया गया है कि आप एप्लीकेंट से पूछ सकते हो क्यों, अनटिल अनलेस यू हैव ए वेरी स्पेसिफिक रीज़न। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा कि जितनी भी आरटीआई में एप्लीकेशंस आती है ना, आप उनको प्रीवियस एप्लीकेशन, देखो एक तरीका होता है कि आपको अगर जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो आप या आप कोई सर्वे कर रहे हो तो आप पुराना डेटा निकालते हो, पुराने डेटा को नए डेटा के साथ मैच करके आप ना एक ट्रेंड देखते हो कि इस तरह का ट्रेंड है। तो आप प्रीवियस एप्लीकेशंस निकालोगे आरटीआई के अंडर, उनको स्क्रूटनाइज करोगे और जो किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। तो आप स्क्रूटनाइज करने के बाद क्या करोगे, आप एक डेटा निकाल लोगे, उस डेटा के अंदर से आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस फेक एप्लीकेशंस वाले पूछ रहे हैं और ये जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक डेटा बना के सेग्रीगेट कर दोगे। तो इससे आपको एप्लीकेशंस को सेपरेट करने में ईजी रहेगा कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी फेक है। नाउ इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं या फिर जो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो गलत काम के लिए आरटीआई इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, ये एक बार नहीं भेजेंगे, ये बार बार भेजेंगे। तो आपको उनका नाम प्रीवियस डेटा में बार बार दिखेगा कि इस आदमी ने अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पर्टिकुलर टाइप की इन्फॉर्मेशन बार बार निकलवाई है। इसका मतलब कुछ तो दाल काली है यहाँ पे। तो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं इनको आप मॉनिटर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास रोबस्ट डेटा सेट आ जाएगा, आप
और बाकी फ्यूचर में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और जो भी ये फेक एप्लीकेंट्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अच्छी चीज़ तो हो जाएगी, लेकिन इससे बुरी चीज़ क्या होगी कि पूरा हर महीने में हज़ारों आरटीआई एप्लीकेशंस आती हैं, सारी आरटीआई एप्लीकेशंस को निकालना, उनको डेटा करना, और फिर उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आपको अगर मैं एक ही पेपर 10 लोगों को दूँ तो 10 लोग उस एक क्वेश्चन का या उस एक पेपर का 10 तरीके के मीनिंग निकालेंगे, तो वो सब्जेक्टिविटी में भी फेक और जेन्युइननेस वाला जो केस है वो वहाँ पे मिसलीडिंग वाला हो जाएगा, और एम्प्लॉयज़ पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी कम रिसोर्सेज होते हैं, फिर उनको अगर ये काम दे देंगे तो एक्स्ट्रा बर्डन उन पे पड़ जाएगा। तो ये वाला केस भी थोड़ा टफ लग रहा है, डाइसी लग रहा है ये। मतलब ऐसा केस नहीं है कि यार पूरा इसमें मतलब हम लोग एकदम केस सॉल्व कर दें क्या। तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग ना कुछ चेंजेस कर देंगे, हम चार्जेस और फीस लगा देंगे। इन्फॉर्मेशन कैन बी मेड इन द लॉ, कि लॉ के अंदर आरटीआई एक्ट में आप अमेंडमेंट लेके आ जाओ, कुछ ऐसे अलग चार्जेस, मतलब जो अभी जो चार्जेस हैं आई थिंक 10 रुपये के चार्ज होता है, तो वो, या फिर आई थिंक फ्री है शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, शायद 10 रुपये का चार्ज होता है, अच्छा मुझे कंफर्म नहीं है इसमें। तो चार्जेस और जो फीस होती है एसोसिएटेड इसके साथ में, उसको बढ़ा देंगे। बढ़ा देने से क्या होगा, लेकिन देयर शुड बी नो चेंजेस इन द फी ऑफ द इनिशियल फाइलिंग इन द एप्लीकेशन। लेकिन अगर ये पाया गया कि आपने गलत काम के लिए आरटीआई एप्लीकेशन निकलवाई है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चली, तो आप पे मॉनेटरी फाइन लगेगा, आपको पैसों का फाइन देना पड़ेगा। ये हम लॉ के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं, जो अभी है नहीं। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो इनसिंसियर या जो ऐसे ही मज़े में डाल दिया, या किसी ने गलत फ़ायदा उठाने के लिए अगर कोई आरटीआई एप्लीकेशन डाली है, तो वो उन लोगों पे चेक लग जाएगा, उनकी परसेंटेज कम हो जाएंगी और धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ये एक फ़ायदा है इसका, लेकिन इसका नुकसान और भी ज़्यादा है। जो अमीर लोग होते हैं, जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ पीपल हैं, वो जो नॉन जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, जो लोगों को पैसे निकाल के ब्लैकमेल करने के लिए आरटीआई इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको अगर बोलेंगे कि आप पे 5,000 रुपये का फ़ाइन लगा देंगे, तो बोलेंगे हम तो 5 लाख रुपए तो हम रिश्वत में लेंगे, हम 5 लाख रुपए तो हम ब्लैकमेल करके लेंगे, तो वो 5,000 रुपये देने में उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आदमी जेन्युइन है, जिसकी जेन्युइन एप्लीकेशन है, अगर वो शक के दायरे में आ जाता है या उस पर किसी तरीका केस लगता है, तो वो पहले से ही डिस्करेज होके एप्लीकेशन ही नहीं डालेगा कि छोड़ो जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये जो जेन्युइन एप्लीकेशन वाले हैं उनको डिस्करेज करेगा। तो ये वाला केस भी हमें सही नहीं लग रहा। अबाउट स्टेप में क्या है कि आप जेन्युइन एप्लीकेशन को सेग्रीगेट तो कर सकते हो नॉन जेन्युइन एप्लीकेशन से, और उसके बाद में इफेक्टिव एक्शंस भी ले लो। लेकिन इसमें जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो मनी एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो डिसीजन मेकर से मनी लेते हैं, उन पे इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ऐसा क्यों है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मतलब सिस्टम में कहीं पे फ्लॉ है। तो देयर इज़ अ सिस्टमेटिक फ्लो इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इटसेल्फ। तो हमको ये बड़ा, जो बर्ड आई व्यू मैं बोल रही थी ना आपको, ये बड़ा केस हमको देखना है। बिसाइड एट द पॉइंट कि जो डिसीजन मेकर है वो कुछ तो ऐसा छुपाना चाह रहे हैं जो गवर्नेंस के सामने अगर आ गया, जो गवर्नेंस में ऐसा कुछ है जो अगर सामने आ गया तो उनको एक्सपोज कर सकता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, गवर्नेंस इटसेल्फ शुड बी रिफॉर्म्ड एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड नॉट बी फोरसेकन। इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। रिफॉर्म, गवर्नेंस में रिफॉर्म लेके आना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो हम बात करते हैं, जो आरटीआई एप्लीकेशन का मेन एम है, उसको भूलना नहीं है। जेन्युइन एप्लीकेशन वालों को जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करनी चाहिए विदाउट एनी डिले। और बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप एक प्रोएक्टिव रोल ले लो, और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, जो आरटीआई, जो सीक्रेट एक्ट के अंडर एग्जेम्प्टेड नहीं है, जो आरटीआई के अंडर एग्जेम्प्टेड नहीं है, उनको आप अपनी पब्लिक डोमेन पे इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए डाल दो। तो आप पे बर्डन भी कम हो जाएगा, और ऐसा हमारे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं कि कोई हमें आके ब्लैकमेल करे। तो वो दोनों केस यहाँ पे हो जाएंगे। तो हमने दोनों केस सॉल्व कर दिए हैं। सबसे पहला क्या हो गया, कोर केस क्या होगा कि हम प्रोएक्टिव रोल लेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम पब्लिक डोमेन पे डाल देंगे। उसके बाद में जो एप्लीकेशंस हैं उन पे हम वॉच रखेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे। तो ये हमारा पूरा केस है। इसमें आपको और कुछ पूछा नहीं है, तो जितना पूछा है कि आपके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं,
तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो आप स्टेक होल्डर्स लिख सकते हो, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, पूछा नहीं है, ये वाली यहाँ पे आपकी विश रहेगी, स्टेक होल्डर्स एंड एथिकल डिलेमास यू कैन राइट हियर। इसके साथ ही अपने मेजर्स, कम से कम 3 मेजर्स तो आपको देने ही है, कम से कम 3 सोल्यूशन देने हैं कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के साथ में क्या होंगे, उसके बाद में बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। सो दिस वुड बी आवर सोल्यूशन फॉर दिस केस। ओके, सो केस स्टडीज़ को हमेशा इसी तरीके से करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेके उस केस को सॉल्व करोगे। जब आप ये केस स्टडी सॉल्व करो तो अपने हाथ से पेन एंड पेपर से इसको सॉल्व करके देखो, तभी आपको रियल समझ आएगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। आप अपने आंसर को मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_बुद्धा पे भेज सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो PDF है, आप मेरे बायो में एक गूगल ड्राइव का मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।